हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिशन क्लासेस में। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। इस लेकर आपको 64 क्वेश्चन करवाया जाएगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला जो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो यहाँ पे प्लूटोनियम है, टाइटेनियम है, यूरेनियम है, थोरियम है। तो इसमें देखिए जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं किसको है, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ उससे कहता है जिसके नाभिक स्वतः विखंडित होकर क्या करते हैं, अल्फा बीटा तथा गामा जैसे किरणों का उत्सर्जन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। और यही घटना क्या कहलाती है, रेडियो सक्रियता कहलाती है, नहीं कि रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। तो यहाँ पे प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम ये दोनों जो हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा आपका ये तीनों जो हो जाएगा रेडियो एक्टिव तत्व होगा। बाकी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइटेनियम नहीं होगा, टाइटेनियम इसमें जो नहीं होगा रेडियो एक्टिव तत्व। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया टाइटेनियम हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है। मैरी क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो मैरी क्यूरी जो है रेडियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। आंसर इसका क्या हो जाएगा, रेडियम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था। तो रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था, तो ये हेनरी बेक्रेल ने किया था। किसने किया था, हेनरी बेक्रेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। पीच ब्लेंड किससे संबंधित। तो पीच ब्लेंड जो होता है ये यूरेनियम गैस को होता है, समझ बात को। पीच ब्लेंड क्या होता है, ये यूरेनियम गैस को होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाए यहाँ पे, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो रेडियम जो प्राप्त किया जाता है ये पीच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, पीच ब्लेंड से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की। तो परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया था, ये हिदेकी युकावा ने किया था। परमाणु बलों की खोज किसने किया था, हिदेकी युकावा ने किया था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाए, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है, देखते हैं। एक रेडियो धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोज की गई थी, जिसकी परमाणु संख्या 92 है, वो क्या है। तो वो आपका क्या, देखिए परमाणु संख्या 92 किसका होता है, जो यूरेनियम का होता है। किसका होता है, वो यूरेनियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर बल को क्या बोलते हैं। देखिए परमाणु के भीतर, परमाणु के नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, उसको नाभिकीय बल कहते हैं। समझो, तो उसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। ऑप्शन क्या हो यहाँ पे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या बोलते हैं। परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। नाभिक रिएक्टर में नियंत्रक छड़ी बनी होती है। नियंत्रक छड़ी जो बने होते हैं, नियंत्रक छड़ी जो बनी होती है, नियंत्रक छड़ का क्या काम है, नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रक छड़ का काम है अभिक्रिया की गति को कंट्रोल करना। ठीक ना, ये किसका काम है, नियंत्रित छड़ का। तो ये कैडमियम या बोरॉन की बनी होती है, कैडमियम या बोरॉन की बनी होती है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे बोरॉन तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाए, यहाँ पे कैडमियम हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा, कैडमियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। गामा किरणें क्या हैं। देखिए रेडियो सक्रियता के दौरान क्या होता है, 3 प्रकार की अदृश्य किरणें निकलती हैं। अदृश्य मतलब क्या होता है, जो दिखाई नहीं देती हैं। ठीक ना, तो रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करता है। कौन कौन सा, तो वो होता है आपका, वो क्या होता है, तो वो होता है अल्फ़ा होता है, बीटा होता है और गामा होता है। ठीक है, क्या होता है, ये गामा होता है। तो अल्फ़ा पे क्या होता है, अल्फ़ा जो होता है वो धनावेशित कण होता है। बीटा क्या होता है, ऋणावेशित कण होता है। गामा पे क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता, यानी उदासीन होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे गामा जो होता है उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। गामा क्या होती हैं, उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगें होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। किसी रेडियोएक्टिव तत्व का अर्धायु 10 वर्ष, उस पदार्थ के 10 ग्राम मात्रा कितने समय 1.25 ग्राम रह जाएगी। देखिए अर्धायु का मतलब क्या होता है कि प्रारंभिक मात्रा का आधा होने, प्रारंभ में जितनी मात्रा है किसी पदार्थ का, उससे आधा होने में जो, ठीक है, आधा होने में जितना जो समय लगता है वही क्या कहलाता है, अर्धायु कहलाता है। जैसे मान लेते 1 ग्राम कोई पदार्थ है, उसका आधा क्या होगा, हाफ ग्राम। तो हाफ ग्राम होने में जो समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, अर्धायु काल कहते हैं। ठीक ना,
तो बोलता है यहाँ पे कि आधा काल है कितने यहाँ पे 10 वर्ष है। तो उस पदार्थ के 10 ग्राम मात्रा कितने समय 1.25 ग्राम रह जाएगी। तो देखिए यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे 10 ग्राम है तो 10 ग्राम से क्या पहले क्या बनेगा, तो 10 ग्राम से जो बनेगा यहाँ कितना बनेगा, यहाँ पे 5 ग्राम बनेगा। ठीक है ना। इसमें कितना साल लगेगा, इसमें 10 साल लगेगा, क्योंकि आधा कितना है 10 साल है। ठीक है ना। अब देखिए 5 ग्राम से यहाँ पे 5 ग्राम से क्या बनेगा 2.5 ग्राम बनेगा। तो इसमें भी कितना लगेगा, यहाँ पे 10 साल लगेगा, क्यों आधा होने में कितना, आधा कल 10 साल है ना, तो आधा होने में कितना लगेगा 10 साल लगेगा। फिर यहाँ पे 2.5 से यहाँ पे कितना कितना 1.25, 2.5 का आधा क्या होगा 1.25 ग्राम होगा। फिर कितना लगेगा, यहाँ पे 10 साल लगेगा। तो आपको सवाल में यही कहते हैं यहाँ पे कि 10 ग्राम मात्रा कितने समय 1.25 ग्राम रह जाएगी। तो अब देखिए 10 ग्राम यहाँ पर शुरू में था और यहाँ पर लास्ट में कितना 1.25 ग्राम, तो कितना समय लगा। तो आप जोड़ दीजिए यहाँ पे, यहाँ का 10 साल 10 साल और यहाँ पे 10 साल कितना हो जाए, यहाँ पे 30 साल हो जाए। इसका आंसर क्या हो जाए, यहाँ पे 30 साल हो जाएगा। समझिए बात को, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते क्या कहता है। परमाणु भट्ठों में ग्रेफाइट का कार्य क्या होता है। ग्रेफाइट का जो काम होता है यह नियंत्रक क्षार का काम करता है। किसका काम करता है, ये नियंत्रक क्षार का काम करता है। ऑप्शन क्या हो जाए, बी हो जहाँ पे। मंदक के रूप में देखिए, पहला जो ऑप्शन जो ए है मंदक, मंदक के रूप में किसका उपयोग होता है, मंदक के रूप में जो होता है भारी जल का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, भारी जल का। और ईंधन के रूप में किसका होता है, ईंधन के रूप में होता है यूरेनियम का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज जो किया था आई क्यूरी तथा जूलियट क्यूरी ने किया था। किसने किया था, आई क्यूरी और जूलियट क्यूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। परमाणु नाभिक में से किसके निकालने पर परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है। देखिए परमाणु के नाभिक से क्या होता है, 3 प्रकार की किरणें निकलते हैं, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है ना। अल्फा किरणों के निकलने से क्या होता है कि परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। और बीटा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि ही हो जाती है और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर कहता है कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। तो अल्फा देखिए गामा किरणों के निकलने से क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना तो परमाणु संख्या में वृद्धि या कमी होगा, ना तो द्रव्यमान संख्या में कमी या वृद्धि होता है। ठीक ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाए, यहाँ पे गामा किरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है। तो आयनीकरण क्षमता सबसे ज़्यादा किस अल्फा कणों की होती है। समझ बात, किसकी होती है, अल्फा कणों के। आयनीकरण क्षमता सबसे ज़्यादा अल्फा कणों के, उससे कम किसका होगा, बीटा का होगा, उससे कम किसका होगा, गामा का होगा। यही चीज़ पूछ जाता है। भेदन क्षमता किसकी सबसे ज़्यादा होती है, भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा की होती है, उससे कम किसका होती है, अल्फा का, उससे कम किसका होता है, बीटा का। ठीक ना। तो इस यहाँ पे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था यहाँ पे, आयनीकरण क्षमता किसकी आती है। आयनीकरण क्षमता सबसे ज़्यादा जो होता है अल्फा कणों को, उससे कम बीटा, उससे गामा। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती, क्योंकि देखिए प्रयोगशाला नाभिकीय संलयन इसलिए नहीं किए जाते हैं कि संलयन विधि के लिए जो है, ठीक है ना, संलयन विधि के लिए बहुत ज़्यादा ताप हीट की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ठीक ना। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाए पे, अत्यधिक ताप की आवश्यकता हो, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। एक रेडियो एक्टिव नाभिक का आयु कितना 44 दिन है। इस नाभिक का 1 ग्राम कितने दिन में कम होकर 1.5 मिलीग्राम रहा जाएगा। देखिए अर्ध काल है कितना 44 ग्राम, 44 दिन है। ठीक ना। पहले बता चुके हैं अर्ध आयु का मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ का प्रारंभिक मात्रा से आधा होने में जितना समय लगता है वो क्या कहलाता है, अर्ध आयु कहलाता है। ठीक ना। तो यहाँ पे 1 ग्राम, यहाँ पे मिलीग्राम का 1.125 मिलीग्राम का रहा था। सबसे पहले जानिए कि 1 ग्राम में जो होता है, यहाँ पे 1 ग्राम में कितना होता है, 1 ग्राम होता है 1000 मिलीग्राम। कितना होता है यहाँ पे, 1000 मिलीग्राम होता है। ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे 1000 मिलीग्राम से सबसे पहले क्या होगा, 500 मिलीग्राम होगा। ठीक ना। तो इसमें कितना लगेगा, 44 दिन। कितना लगेगा यहाँ पे, 44 दिन लगेगा। फिर देखिए 500 ग्राम से यहाँ पे 500 मिलीग्राम से यहाँ पे 250 मिलीग्राम होने में कितना समय लगेगा, फिर लगेगा कितना पे 44 दिन लगेगा। फिर 250 से यहाँ पे 125 मिलीग्राम होने में फिर कितना लगेगा, यहाँ पे 44 दिन लगेगा। तो यहाँ बोलता है
1 ग्राम मतलब क्या बताए थे? 1 ग्राम मतलब बताए थे 1000 मिलीग्राम। 1000 मिलीग्राम से यहाँ पे 125 मिलीग्राम होने में कितना लगा? 44 दिन कितना हो गया यहाँ पे? 4 × 12 4 × 12 13 100 कितना हो जाएगा? 132 दिन हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाए यहाँ पे? 132 दिन, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। किसी परमाणु से बीटा कण को का तात्पर्य क्या होता है? किसी परमाणु से बीटा कण शोषण मतलब होता है नाभिक के न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन बदलना, समझे ना। देखिए अल्फा कण शोषण मतलब क्या होता है? अल्फा कण जो होता है हीलियम प्लस प्लस होता है। यहाँ पे नाभिक बीटा कण उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? बीटा कण के उत्सर्जन का मतलब होता है कि नाभिक के न्यूट्रॉन का, नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो किस में चेंजिंग हो जाता है? वो प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। कौन से बीटा कण जो इलेक्ट्रॉन के समान होता है? बीटा कण किसके समान होता है? इलेक्ट्रॉन के समान होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो संकेत होता है क्या होता है? ई होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? लगभग 0 होता है, 0 होता है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? निगेटिव होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो संकेत है ये होता है। इसलिए बीटा कण जो होता है इलेक्ट्रॉन का समान होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। देखिए परमाणु नाभिक से बीटा कण के निकलने से क्या होता है? बीटा कण के निकलने से परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है, ठीक ना। बट द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि परमाणु के नाभिक जो न्यूट्रॉन होता है वही किस में चेंजिंग हो जाता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चेंजिंग हो जाता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ने का मतलब क्या होता है? परमाणु संख्या में वृद्धि होना। तो चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है। थोरियम 90 234 बीटा कण उत्सर्जन होने पर प्राप्त पदार्थ क्या होता है? देखिए बीटा कण, जैसे आपको पता है कि बीटा कण उत्सर्जन से क्या होता है कि परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे परमाणु संख्या जो 90 है उसमें तो 1 की वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। बट द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन तो होता है नहीं है, इसलिए 91 और कितना 234 होगा। तो 91 234 है किस में? तो ऑप्शन बी में है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। यूरेनियम 92 238 से एक अल्फा कण को उत्सर्जन होने पर नए तत्व का क्रमांक परमाणु भार क्रम से कितना होगा? जैसे कि आपको पता है कि अल्फा कण के निकलने से क्या होता है? अल्फा कण के निकलने से होता है अब परमाणु संख्या में कितना की कमी होती है? 2 की कमी होती है। और द्रव्यमान संख्या में कितने की कमी होती है? द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। समझे बात को यहाँ पे? तो देखिए तो एक अल्फा करने के लिए परमाणु संख्या में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होते हैं, ठीक ना। तो देखिए परमाणु संख्या है कितने यूरेनियम के? 92 है, तो इसमें 2 की कमी होगा तो कितना हो जाए यहाँ पे? 90 हो जाएगा, ठीक ना। और द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला होता है, तो द्रव्यमान संख्या है कितना पे? द्रव्यमान संख्या 238 है। 238 में यहाँ पे देखिए 238 में हम घटा देंगे 4 यहाँ पे, क्योंकि द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होता है ना। तो कितना हो जाए यहाँ पे? 234 हो जाए यहाँ पे, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाए यहाँ पे? इसका आंसर जो है 90 और 234 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। गामा किरणों की भेदन क्षमता क्या होती है? जैसे आपको बता चुके गामा किरणों की भेदन क्षमता जो होती हैं, ठीक, सबसे ज़्यादा होती हैं, ठीक ना। गामा किरणों की क्षमता अल्फा बीटा दोनों से अधिक होती हैं। किससे होती है? अल्फा बीटा दोनों पर किरणों से क्या होती हैं? अधिक होती हैं। ऑप्शन क्या हो जाए? ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 अर्ध जीवन काल के पश्चात किसी रेडियोएक्टिव तत्व की प्रारंभिक मात्रा का कितने % अंश शेष रह जाएगा? 3 अर्ध जीवन काल के पश्चात किसी रेडियोएक्टिव तत्व की प्रारंभिक मात्रा का कितने % अंश शेष रह जाएगा? देखिए तो यहाँ पर क्या 3 अर्ध जीवन काल का आता है यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं कि शुरू में कितना 1 है, शुरू में कितना है 1 ग्राम है, तो सबसे पहले किस में चेंजिंग होगा यहाँ पे? तो हाफ में होगा, ठीक ना। फिर क्या होगा? 1/2 फिर किस में चेंजिंग होगा? 1/4 में। फिर 1/4 किस में चेंजिंग होगा? 1/8 में चेंजिंग होगा। तो देखिए 3 आजीवन काल हो गया यहाँ पे, ठीक ना। एक यहाँ पर हुआ, एक यहाँ पर हुआ, ठीक ना, और तीसरा यहाँ पर। 3 आजीवन काल हुआ। 3 अर्ध जीवन काल के पास बाद बचा कितना? बचा 1/8 है, ठीक ना। तो यहाँ प्रतिशत में कहा था, तो 1/8 को देखिए यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1/8 यहाँ प्रतिशत में कहा था, तो किससे गुना कीजिए? 100 से गुना कीजिएगा आप,
तो 2 चौक कितना हो गया 8 हो गया, 25 चौक कितना हो गया 100 हो गया। तो 2 में 25 में 2 से भागा देंगे कितना होगा यहाँ पे, ठीक ना, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 12.5 हो जाएगा। समझे बात को, सारे 12.5 हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा पे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या करते हैं। अल्फा कण क्या होता है, देखिए अल्फा कण आप लोग पहले ही बता चुके। अल्फा कण जो होते हैं, अल्फा कण होता है, जो अल्फा कण होता है वो क्या होता है, हीलियम प्लस प्लस के समान होता है। किसके समान होता है यहाँ पे, हीलियम प्लस प्लस के समान होता है, ठीक ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो, हीलियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियो एक्टिव स्रोत के अर्धायु कितना है, 30 दिन है। 90 दिन के समय के अंदर परमाणु का अंश जो क्षय हो जाएगा, यहाँ पे कितना जो क्षय हो जाएगा यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे, तो सवाल कहते हैं यहाँ पर अर्धायु कितना 30 दिन है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि एक शुरू में कितना था, एक था, तो एक से यहाँ पे हाफ होने में कितना लगेगा, यहाँ पे 30 दिन लगेगा, क्यों अर्धायु कितना 30 दिन है। फिर हाफ से यहाँ पे, सॉरी फिर से देखते हैं, फिर यहाँ पे हाफ से यहाँ पे 1/4 होने में फिर कितना लगेगा, हाफ का आधा क्या होगा 1/4 ना होगा यहाँ पे 30। अब फिर यहाँ पर हाफ का आधा कितना होगा 1/8 होगा, फिर कितना 30 यहाँ पे, 30 मिलकर 90 दिन हुआ यहाँ पे। तो 90 दिन में कितना, 90 दिन के बाद अंश जो क्षय हो गया, आप खुद सोचिए यहाँ पे बचा कितना 90 दिन के बाद, 90 दिन के बाद जो बचा यहाँ पे 1/8 ही बचा है ना, तो 1/8 बचा है, तो इसका मतलब क्या, क्षय कितना हुआ, बर्बादी कितना हुआ, तो 7/8 हुआ, क्योंकि 1/8 का शेष क्या होता है 7/8 है। 1/8 बच गया है, तो मतलब क्या, बर्बादी कितना हुआ 7/8 है। अब देखिए इसको नोट आप लोग कर लीजिए यहाँ पे कि कितना रहा था, कितना 1/8, 1/8 रहा गया है, तो शेष क्षय कितना हुआ है 7/8 क्षय हुआ है। क्योंकि परसेंटेज में कहा था, तो क्या कीजिएगा यहाँ पे 100 से गुना कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 2 चौक 8 हो जाएगा, 25 चौक कितना 100 हो जाएगा, 25 सत्य कितना हो गया, 25 सत्य हो गया 175 हो गया, और 175 में 2 से भागा दीजिएगा तो आपका 87 कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है, नाभिकीय रिएक्टर जो करता है नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा को उत्पादन करता है, ठीक ना। नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है, नाभिक ऊर्जा का उत्पादन होता है, बस कैसा होता है नियंत्रित ढंग से। यदि आपको यही करिए परमाणु बम में भी होता है कि नाभिक ऊर्जा का उत्पादन होता है, बट कैसे अनियंत्रित ढंग से होता है, ठीक ना। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं, नाभिकीय परिवर्तन इतना में कितने अल्फा का उत्सर्जन होता है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि परमाणु संख्या में कमी कितना का आती है। यहाँ पर देखिए शुरू में कितना 84 है, शुरू में कितना है 84, वाई कितना पे 82, इसका मतलब क्या होता है 2 का कमी हुआ है, और द्रव्यमान संख्या कितना 215 है, ठीक ना। इससे कितना हो गया 211 हो गया, तो कितना का कमी हुआ 4 का कमी हुआ है। देखिए इसका मतलब एक अल्फा का निकला है, क्योंकि एक अल्फा का निकलने से क्या होता है परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है, ठीक ना। तो एक अल्फा का निकला यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हाइड्रोजन प्लस न्यूट्रॉन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1H1 जो दिया है ये क्या है प्रोटियम का संकेत यहाँ पे, ठीक ना। प्लस यहाँ पे इसमें न्यूट्रॉन जुटा है, तो ऊपर के हम देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या जुट गया 0 यहाँ पे N1 यहाँ पे, ठीक। नीचे वाले तो 1 + 0 1 ही रहेगा, ठीक ना। बस यहाँ पे ऊपर का 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो यहाँ पे 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। तो ये किसका संकेत है ड्यूटेरियम का संकेत है, ठीक ना। ये किसका संकेत है ड्यूटेरियम का, तो ऑप्शन क्या ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। रेडियम 226 का अर्धायु 1580 वर्ष है, 4740 वर्ष में पश्चात अपनी प्रारंभिक मात्रा का रहा जाएगा, कितना रहा जाएगा, ठीक नहीं। ये कहता है क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो मान लेते हैं यहाँ पे जैसे शुरू में 1 था, 1 से कितना हाफ होने में कितना लगेगा 1580, और फिर हाफ से यहाँ पे हाफ का आधा 1/4, फिर कितना लगेगा 1580, और फिर 1/4 का आधा कितना 1/8 हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर का 1580, ठीक ना। तो आप तीनों को जोड़ दीजिएगा तो आपके कितना हो जाएगा 4740 हो जाएगा। तो कितना रह गया शेष बताइए, अंत में 1/8 ना शेष यहाँ पे 1580 कितना हो जाएगा
4740 ना होगा यहाँ पे, तो 4740 के बाद कितना रह गया बताइए यहाँ पे, 1/8 रह गया, तो 1/8 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ लोग समझ में आ गया होगा। विल्सन अभ्रक में कौन सा कोई चिन्ह नहीं छोड़ता है? विल्सन अभ्रक में न्यूट्रॉन कोई चिन्ह नहीं छोड़ता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छर्रे किस लिए प्रयोग की जाती है? नियंत्रक छर्रे जो प्रयोग किया जाता है वो अभिक्रिया की गति को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। नाभिकीय परिवर्तन इतना कितने अल्फा का उत्सर्जन होता है? सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना, ये उसमें पहले भी हो चुका है। इसका आंसर क्या 1 होगा, इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है? हाइड्रोजन बम जो काम करता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है। किसके सिद्धांत पे? नाभिकीय संलयन के। वही परमाणु बम के है तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बम करता है, नाभिकीय संलयन हो जाए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक तत्व एक्स एक अल्फा का अनुसरण करता है, वाई बनाता है एक्स तथा वाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। क्या है इसका आंसर? क्या है? ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। परमाणु बम निम्न से किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु बम जो है सिद्धांत है किस पे? नाभिकीय विखंडन पे। अभी तो आपको क्या बात है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है किससे? सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है संलयन प्रक्रिया से, प्रोसेस से, ठीक है। सूर्य में जो होता है कौन सा प्रोसेस होता है? संलयन प्रोसेस। ऑप्शन डी हो जाएगा संलयन प्रक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। कोई भी परमाणु रेडियोएक्टिविटी तभी दर्शाता है जबकि उसको परमाणु में क्या हो? अस्थायी नाभिक। देखिए किसी परमाणु का नाभिक जो है तभी फटेगा जब उसको अस्थायी रहेगा, ठीक ना, वो अस्थायी नाभिक। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता नाभिक का गुण है। क्यों? देखिए क्यों नाभिक से अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, इसलिए क्या है ना, ये नाभिक का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या होता है? रेडियोधर्मिता की इकाई जो होती है वो क्या होते हैं? वो जो होते हैं क्यूरी होती है। क्या होती है? क्यूरी होती है। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है? रेडियोधर्मी तत्व जितना होता है वो अल्फा बीटा तक गामा किरणों को उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करता है? अल्फा बीटा और गामा किरणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अल्फा बीटा किरणों खोज किसने किया था? अल्फा और बीटा किरण, देखिए तीनों यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक ना, जैसे यहाँ बात करते हैं यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों किरणों का जो खोज किया था किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। देखिए याद रखिएगा कि रेडियो सक्रियता का खोज किया था हेनरी बेक्यूरेल ने। किसने खोज किया था? हेनरी बेक्यूरेल ने। तो हेनरी बेक्यूरेल ने सिर्फ ये देखा 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं, लेकिन इन किरणों का खोज जो ना है किसने किया था? रदरफोर्ड ने ही किया था। अल्फा बीटा तथा गामा किरणों खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। जबकि रेडियो सक्रियता खोज किसने किया? हेनरी बेक्यूरेल ने। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक गामा किरणों खोज किया? तो वही रदरफोर्ड हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि तीनों खोज उसने रदरफोर्ड ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। निम्न से किसको उत्सर्जन संभारिक का निर्माण होता है? संभारिक का निर्माण किसको उत्सर्जन? अल्फा बीटा और गामा। देखिए जैसा आपको पता है संभारिक क्या होता है? जिसकी द्रव्यमान संख्या सेम रहे, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन हो, वो क्या कहलाता है? संभारिक कहलाता है। समझे बात को? तो बीटा किरणों को निकलने से क्या होता है? बीटा किरणों को निकलने से क्या होता है? परमाणु संख्या में एक का वृद्धि हो जाता है। परमाणु संख्या में क्या होता है? एक का वृद्धि। फिर से देखिए बीटा किरण उत्सर्जन से क्या होता है कि परमाणु संख्या में कितना वृद्धि हो जाती है? 1 की वृद्धि हो जाती है। जबकि यहाँ पे द्रव्यमान संख्या में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या होता है यहाँ पे? कोई परिवर्तन नहीं होता। समझे? कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यह बोलता है संभारिक मतलब क्या होता है? द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पे क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा? बीटा किरण हो जाएगा तब यहाँ पे। निम्न से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? बीटा किरणों के निकलने से क्या होता है? परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होता है। ऑप्शन बी हो जाए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात अंतिम रूप से किस में बदल जाते हैं? समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम से बदल जाता है? तो शीशा में बदल, किस में बदल जाता है? शीशा में बदल जाता है। और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा है? पोलोनियम, ठीक ना। पोलोनियम जो रेडियो एक्टिव तत्व है उसका नाम खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। विघटन नाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखा जाता है? ये शीशा के पात्र में रखा जाता है।
पृथ्वी के आयु का आकलन किया जाता है किसके द्वारा? देखिए पृथ्वी हुआ या तो चट्टान हुआ, इसके आयु का आकलन जो किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि, किसके द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। जबकि कार्बन डेटिंग विधि द्वारा किसका आयु आकलन किया जाता है? जीवाश्मों का। जैसे क्या हो गया, लकड़ी हो गया, फिर क्या हो गया, हड्डी हो गया, इस सब का यूज, इसका आयु का आकलन किसका? कार्बन डेटिंग विधि का। जैसे पृथ्वी हो गया या जो पुरानी चट्टान, उसका आयु का आकलन किसे कहते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि से। एक रेडियोएक्टिव पदार्थ का अर्थ है 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का छानने समय कितना लगेगा यहाँ पे? तो देखिए 4 महीने यहाँ पे। एक का आधा कितना? 1/2। 1/2 का आधा कितना पे? 1/4। ठीक ना। तो बचा कितना? 1/4 बचा यहाँ पे। तो 1/4 बचा, तो इसका मतलब क्या होता है कि 3/4 6 हो गया है। कितना हो गया यहाँ पे? 3/4 6 हो गया। तो 3/4 6 होने समय कितना लगा? तो देखिए आधा है कितना? 4 महीने है, तो 4 महीना यहाँ पे, 4 महीना यहाँ पे, कितना है? 8 महीने हो जाए। कितना हो जाए यहाँ पे आंसर? 8 महीने हो जाए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अल्फा बीटा और गामा भेदन शक्ति। यहाँ पे अल्फा बीटा की भेदन शक्ति सबसे ज़्यादा किसका होता है? सबसे ज़्यादा होता है गामा का। उससे कम किसका होता है? उससे कम होता है उससे कम होता है बीटा का। उससे कम किसका होता है? गामा का होता है। ठीक ना। समझ बात को। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसका होता है? गामा का। उससे कम किसका होता है? बीटा का। उससे कम किसका होता है? अल्फ़ा का। उससे कम किसका होता है? अल्फ़ा का। फिर से देख लीजिए, सबसे ज़्यादा गामा का। उससे कम किसका होता है? बीटा का। सबसे कम किसका होता है? अल्फ़ा का। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा बीटा और गामा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। नाभिकीय रिएक्टर निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए किसका उपयोग होता है? जिरकोनियम का। किसके लिए? यहाँ पे जिरकोनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का जो आविष्कार किया था ऑटो हॉर्न ने किया था। किसने किया था? ऑटो हॉर्न, ऑप्शन सी हो जाए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सोडियम 1122 के एक बीटा उत्सर्जन के बाद होने वाला पदार्थ क्या होता है? देखिए जैसे आप लोग पता है बीटा कण के उत्सर्जन से क्या होता है? बीटा कण के उत्सर्जन से क्या होता है कि परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो 11 तो पहले है, यहाँ पे 1 का वृद्धि होगा, यहाँ पे कितना हो जाए? यहाँ पे 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। 12 किसका होता है? परमाणु संख्या मैग्नीशियम का। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ए हो जाएगा, मैग्नीशियम। यूरेनियम 92 236 और यहाँ पे 87U224 में कितने अल्फा बीटा कण का उत्सर्जन हुआ है? देखिए अल्फा कण, कितना अल्फा कण उत्सर्जन हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान संख्या में कमी बटे 4। देखिए क्या होता है? द्रव्यमान संख्या में कमी बटे 4 होता है। यहाँ पे क्या होता है? आप लोग लिख लीजिएगा पूरी से। यहाँ पे कितना अल्फा कण उत्सर्जन होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान संख्या में कमी बटे 4। देखिए द्रव्यमान संख्या में कितना कमी हुआ? 236 से कितना हो गया? यहाँ पे 236 से 224 हो गया। तो कमी कितना का हो बताइए? तो यहाँ पे कमी हुआ है 12 का। कितना कमी हुआ? 12 का। तो 12/4 कीजिएगा यहाँ पे, तो कितना हो? यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 3 अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ यहाँ पे। कितना का हुआ? 3 अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ है। ठीक है ना, इसको नोट्स कर लीजिएगा आप लोग। बीटा कण का उत्सर्जन होता है, क्या होता है? वो होता है 2 गुना अल्फा कणों की संख्या माइनस परमाणु संख्या, परमाणु संख्या में कमी। परमाणु संख्या में क्या होता है? कमी होता है। 2 गुना, देखिए 2 गुना अल्फा कितना? अल्फा कितना निकला था? अल्फा तो 3 निकला था। अब परमाणु संख्या में कमी कितना का? 92 और 87 का कितना? 5 हो जाए। यहाँ पे कितना है? पे 5 है। 2 × 6 में 5 का 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 अल्फा हो जाएगा यहाँ पे और 1 बीटा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी? देखिए रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगुना, तिगुना या घटा दे, कुछ भी कर दीजिए, ठीक ना। उसके रेडियोधर्मी क्षरण की दर जो होती है, रेडियो सक्रिय पदार्थ के क्षरण की जो दर होती है वो मात्रा पर डिपेंड नहीं करता। आप दुगुना कीजिए, तिगुना या आधा कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए क्या हो जाए? ऑप्शन ए हो जाएगा, अपरिवर्तित रहते हैं।
रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन के बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा। ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 70 दिन, तो यहाँ पे मान के चलते हैं यहाँ पे कितना ग्राम है, ये कितना 1 ग्राम है। तो 1 ग्राम से देखिए एक ग्राम से कितना हो गया यहाँ पे 50 ग्राम, सॉरी 1 ग्राम से कितना हो गया यहाँ पे 0.5 ग्राम होगा। इसमें कितना लगेगा 70 दिन लगेगा यहाँ पे। अब देखिए 0.5 ग्राम से यहाँ आधा फिर क्या होगा यहाँ पे 0.25 ग्राम होगा। तो फिर कितना लगेगा यहाँ पे 70 दिन लगेगा। ठीक ना। तो आपको बोलते 0.25 ग्राम तक ही बोलता है। तो 70 कितना हो गया 140 हो गया। तो 140 हो गया यहाँ पे। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का आजीवन काल 1 दिन हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा के कितना भाग शेष रह जाएगा 4 दिन के पश्चात। देखिए तो यहाँ पे जैसे मान लेते 1 ग्राम है, ठीक ना, कि 1 से कितना हाफ, कितना आजीवन काल का कितना 1 दिन है ना, अब बोलते 4 दिन के बाद। तो फिर देखिए यहाँ पर हाफ से कितना, हाफ से यहाँ पे हाफ से कितना यहाँ पे 1/4, फिर 1 दिन यहाँ पे, फिर 1/4 से कितना यहाँ पे 1/8, फिर कितना लगेगा यहाँ पे 1 दिन लगेगा। 1/8 से फिर यहाँ पे 1/16, फिर कितना लगेगा 1 दिन लगेगा। तो देखिए 1 2 3 4 4 दिन हो गया यहाँ पे। तो कितना लास्ट में 116, 1/16 बचा, कितना शेष रह जाएगा। तो 1/16 शेष रह जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये परसेंटेज में कह रहा है, इसको नोट्स आप कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं 1/16 को आप कीजिएगा परसेंटेज में, तो 100 से गुना करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 4 से कितना 16 हो गया, 25 हो गया, 100 यहाँ पे 25 में 4 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा 6.1/4 हो जाएगा यहाँ पे, इतना प्रतिशत हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है। तो यूरेनियम विखंडन को सतत जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन की जरूरत, किसकी जरूरत होती है, न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा, तो विकसित किया गया था ये एडवर्ड टेलर द्वारा, बर्नर वॉन द्वारा, जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा, सैमुअल कोहेन द्वारा। तो इसका जो आंसर हो, ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा एडवर्ड टेलर। इसका आंसर क्या होगा एडवर्ड टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग रेडियो सोडियम का। किसका उपयोग कितना रेडियो सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का ऑप्शन करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें तो उपयोग किया बोरॉन का कहते हैं, समझे ना। न्यूट्रॉन ऑप्शन करने के लिए कैडमियम या बोरॉन के क्षणों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गामा किरणें किससे बनी होती है। गामा किरणें जो बनी होती है वो जो बनी होता है ये मेसॉन कण, ऑप्शन का मेसॉन का न्यूट्रॉनो है, और किस क्या यहाँ पे हिग्स बोसॉन और विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर जो होना चाहिए मेसॉन कण होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, फिर से देख लेते हैं इसका ऑप्शन। मेसॉन कण, न्यूट्रिनो कण, हिग्स बोसॉन, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसका आंसर जो होगा राइट आंसर इसका क्या होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या होगा यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगे होगा। ऑप्शन डी होगा इसका। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमानदक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। ठीक है ना, तो वो बाहरी पानी होता है। किसका होता है वो बाहरी पानी का। ठीक है ना, भारी पानी का फॉर्मूला क्या होता है D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या करता है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।